फ्रेंड्स एंड वेलकम। दिस इज हिमांशु फ्रॉम एस्ट्रो हिमांशु। और आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैटर्न और राहु की डबल ट्रांजिट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सैटर्न और राहु की डबल ट्रांजिट हो रही है, जो कि 17 अगस्त 2017 से 25 अक्टूबर 2017 तक रहेगी, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। डबल ट्रांजिट क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और डबल ट्रांजिट तब होती है जब दो पर्टिकुलर प्लैनेट एक ही पर्टिकुलर साइन को फोकस करते हैं या उसमें उस साइन को ऑक्युपाई करते हैं या उसको एस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तब क्या होता है कि जब दो प्लैनेट्स का एक ही राशि पे असर पड़ता है या एक ही बर्थ चार्ट के एक ही हाउस पर असर पड़ता है तो वो इफेक्ट डबल हो जाते हैं। इसलिए डबल ट्रांजिट वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके इफेक्ट भी अधिक हो जाते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इस वक्त शनि और राहु की डबल ट्रांजिट चल रही है। सैटर्न यहाँ पे स्कॉर्पियो में है, जिसको वृश्चिक कह सकते हैं, और जो राहु है वो कर्क में आने वाला है। 17 अगस्त से है ये ट्रांजिट और ये 25 अक्टूबर 2017 तक रहेगी। तो राहु अपनी 5th दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 इस शनि को देख रहा है। इसके अलावा अपनी 7th दृष्टि से मकर साइन को देख रहा है और सैटर्न जो है वो अपनी 3rd दृष्टि से मकर साइन को देख रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देख सकते हैं कि दो प्लैनेट सैटर्न और राहु का जो असर है वो वृश्चिक और मकर राशि पर अधिक हो रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृश्चिक में जब शनि आता है तो कैसे जनरल रिजल्ट रहते हैं। तो वृश्चिक में शनि का क्या है, उसके अलावा मकर में शनि का क्या रहता है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जब वृश्चिक में राहु का क्या असर रहता है और मकर में राहु का क्या असर रहता है। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग हर मून साइन के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि उनके ऊपर इस डबल ट्रांजिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि सैटर्न जो वृश्चिक में है, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि सैटर्न वृश्चिक में तकरीबन 2014 के लास्ट से है और ये तकरीबन 2017 के लास्ट तक रहेगा। तो तकरीबन 3 वर्षों से सैटर्न का जो इफेक्ट है वो वृश्चिक राशि पर रहा। हम लोग इसका देखेंगे कि क्या रहा जनरल इफेक्ट और क्या इसके उपाय हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि वृश्चिक में जो सब शनि आता है तो वो यही दिखाता है कि जब वृश्चिक का शनि है रहस्यमय, आक्रामक, अप्रत्याशित, विनाशकारी, घुसपैठ, विपत्तिपूर्ण, आकस्मिक, सर्जिकल, वृश्चिक की परिवर्तनकारी विशेषताओं को ना कहते हैं शनि। यद्यपि शनि वृश्चिक को के छुपे आंदोलन, उसके यौवन रहस्यों या छिपी हुई संपत्ति की खोज करने की क्षमता को रोक नहीं सकते। दरअसल वृश्चिक जो साइन है वो एक साइन मार्स का है और उसकी क्या क्वालिटीज हैं जैसे हम लोगों ने बताया, वो होता है कि जैसे कि घुसपैठ, आक्रामक, रहस्यमयी और चेंज्ड, परिवर्तनकारी, ये सब है वृश्चिक के साइन के कैरेक्टरिस्टिक। और यहाँ पर सैटर्न का एंट्री हो चुका है 2014 से और 2017 अक्टूबर तक रहेगा। तो सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और एक प्रकार से पब्लिक या मासेस या लोगों का, हमारे चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, जो कंबाइन एफर्ट रहता है लोगों का, जो मासेस का जो मेजॉरिटी का इफेक्ट होता है वो सैटर्न से दिखाता है। और यहाँ पे मार्स जो है वो एक प्रकार से जो उसका वृश्चिक साइन है वो काफ़ी एग्रेसिव साइन होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे शनि का हल तो यही रहेगा कि इन सब चीज़ों को ना कहता है शनि। इसके अलावा शनि इन व्यवहारों को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते हैं। शनि घुसपैठ का विरोध करते हैं, शनि अचानक परिवर्तनों का विरोध करते हैं, भयावह परिवर्तन के बाद उभरती नई पहचान व अनियमित, अप्रत्याशित, सहज और अचानक से नफरत करते हैं शनि। फिर भी वास्तव में वृश्चिक के कार्य हैं, शनि अपनी पूरी कोशिश से रोकने का कार्य करता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो वृश्चिक के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जैसे हम लोग देख भी रहे हैं 2014 से डिफरेंट टाइप
के एग्रेसिव जो इफेक्ट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो गए। 14 के स्टार्टिंग से आप ले सकते हैं। तो क्योंकि शनि 8 महीने पहले से इफेक्ट देने लगता है, तो पब्लिक जो जिस साइन पर सैटर्न का जो वृश्चिक में 2.5-3 साल का जो 3 से भी अधिक साल का जो प्रवास रहा अभी भी है, अभी भी 2-3 महीने उसके और बचे हैं। तो उसमें होता क्या है, पब्लिक को इन चुनौतियों से, जो वृश्चिक की चुनौतियां हैं उनसे निपटना पड़ा पिछले 2.5-3 या 3.5 वर्षों में। अब शनि ने बहुत अपनी पूरी कोशिश करके इन सब चीज़ों को, जो कि वायलेंट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनको मना करने की पूरी कोशिश भी करते हैं व्यक्ति आमतौर पे, विशेष तौर पर। मगर वृश्चिक का जो नेचर है, क्योंकि किसी के घर में कोई जाए तो उस घर को वो कुछ चेंज कर सकता है पर पूरा बदल नहीं सकता, चलेगा तो उसी का कि जिसका घर होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर वृश्चिक में शनि प्रयास करते हैं, पर वृश्चिक का जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है उसको वो पूरी तरह से रोक नहीं सकते, अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि लोगों ने बहुत कोशिश की कि पीस रहे चारों तरफ, और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहे, पर उसके बावजूद जगह जगह से एटम बम से लेके मिसाइल्स तक की चारों तरफ से खबरें भी आती रहीं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वास्तव में वृश्चिक के कार्य में शनि अपनी पूरी कोशिश से रोकते तो हैं, लेकिन जो मंगल जो सक्रिय रहता है, प्रतिस्पर्धी है, शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं, और मंगल की राशि में प्रोफेसर शनि भयग्रस्त महसूस करते हैं और हमेशा एक युवा खूनी प्रतिद्वंदी द्वारा हमले के अंतर्गत हैं। इसलिए वृश्चिक में शनि काफ़ी कमज़ोर होते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से शनि यहाँ हमेशा रक्षात्मक रहता है। तो यहाँ पर जो डिफेंस रोल लोग ज़्यादा प्ले करते हैं, आप कहीं से भी नोट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ अटैक, क्योंकि यहाँ पर जो मार्स का साइन है वहाँ पे सैटर्न थोड़ा अपने आप को भयग्रस्त महसूस करते हैं। उसका रीज़न ये है कि होता क्या है कि यहाँ पे मंगल का जो एग्रेसिवनेस है और उसकी राशि में जाना है, तो इसलिए यहाँ पर सैटर्न काफ़ी अपने प्रतिद्वंदी द्वारा हमले के अंतर्गत रहते हैं और इसीलिए वृश्चिक में काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से शनि यहाँ हमेशा रक्षात्मक भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमने बताई वृश्चिक साइन में, और जो पब्लिक और वृश्चिक का जो पिछले 2.5-3 सालों से चल रहा है, ऐसा ही आप लोगों ने वॉच आउट भी किया होगा। और ये अभी 25 अक्टूबर 2017 तक चल रहा है। ये तो चल रहा था, पर अब इस वक्त जब राहु अपना साइन चेंज कर रहे हैं और राहु जो साइन चेंज कर रहे हैं वो कर्क में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक तो वृश्चिक में केवल शनि थे, पर अब यहाँ पे राहु का भी इफेक्ट पड़ने लगा है वृश्चिक साइन पर। अभी तक केवल सैटर्न का ही इफेक्ट हो रहा था। तो क्या असर आ रहा है इस राहु के आने से आपके, हमारे या दुनिया भर के जीवन में क्या असर पड़ सकता है इस राहु के आने पे? तो हम यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं कि वृश्चिक में जो राहु है वो गतिविधि देता है, कुछ एक्टिविटीज़ होने लगती हैं शांति के प्रति, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सैटर्न कोशिश करते हैं रक्षात्मक तौर पे एक प्रकार से डिफेंसिव अप्रोच पर यहाँ पर जब राहु का भी इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो जो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि इसी माह 18 अगस्त से ये शुरू हो जाएगा। तो क्या चेंजेस आ सकते हैं कि वृश्चिक में जब राहु आता है तो ये गतिविधि बढ़ाता है, दृढ़ता देता है, सूक्ष्मता देता है। इसके अलावा सफल होने के लिए व्यक्ति को सक्षम भी बनाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य का भी संकेत है। सफलता हमेशा जल्दी नहीं, बड़ी मुश्किलों के बाद ही आती है यहाँ पर। तो यहाँ पे स्थिति काफ़ी हद तक चेंज होती नहीं दिख रही है, ख़ास तौर से ये शनि और राहु का दोनों ट्रांजिट इफेक्ट होने के बाद। हाँ, ये बात है कि एक्टिविटी जो धीमे चल रही थी उसमें तेज़ी से है। सफलता तो मिलनी है, पर जैसे समय लगता है और सफलता काफ़ी मुश्किलों के बाद आती, क्योंकि राहु भी यहाँ मार्स के साइन में, ये साइन मार्स का है तो यहाँ पर चलती पूरी मार्स की है। पर यह है कि सैटर्न और राहु के डबल इफेक्ट से ये जो वायलेंस है उसकी रफ्तार पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सैटर्न पब्लिक मासेज है और राहु वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो सैटर्न जो मार्स का जो एग्रेसिव था, जो पूरे वर्ल्ड को हम समझ सकते हैं मासेज का, उसमें वेस्ट का भी अब एक प्रकार से
असर पड़ेगा और जिससे ये जो एग्रेसिवनेस और जो मास का वृश्चिक जो एक कार्मिक साइन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हुए दिख रहा है। तो ये तो हमारा रहा ये जो साइन था वृश्चिक पे क्या असर हो रहा है शनि और राहु का कंबाइन, तो वो हम लोगों ने ये देख लिया। ये 25 अक्टूबर के बाद ये साइन जो है सैटर्न चेंज कर देगा वृश्चिक और धनु की तरफ बढ़ेगा। तब यहाँ पर जो धनु के साइन में सैटर्न का आना काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा इस वृश्चिक से, क्योंकि जितना भयग्रस्त लोग सैटर्न या पब्लिक या आम जीवन या हम लोग या सारे लोग जितना वृश्चिक की राशि में भयग्रस्त मासेज या पब्लिक करती थी, समाज करता था, सामाजिक भी सोशल भी सैटर्न से उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर और 9 नंबर जो कि बृहस्पति है उसके घर में जाने से, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो वो जो फेयर था वो 25 अक्टूबर के बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा और बाकी उसमें जो 18 अगस्त से जो राहु का यहाँ पर एस्पेक्ट पड़ने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो राहु का जो इफेक्ट रहेगा ख़ास तौर से कुछ गतिविधियाँ बढ़ेंगी और जो फाइन ट्यूनिंग आएगी व्यक्तियों के अंदर, जो अपने इस जो पिछले 2.5-3 सालों से चैलेंजेस चल रहे हैं उसमें आसानी से सूक्ष्मता आएगी, सफल होने के लिए भी एबिलिटी आएगी और हेल्थ वाइज भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। सफलता मिलने के चांसेस हैं पर थोड़ा मुश्किल से। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे भी कहा कि यह उपाय के लिए यहाँ पे यही है कि मनोवैज्ञानिक यानी अगर स्ट्रेस रहता है तो उसका सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय यही है कि आप यहाँ पर डिफेंसिव या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके अपने आप को यहाँ से आगे की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारा रहा कि वृश्चिक में शनि का क्या असर रहता है। एक तो सैटर्न खुद एक मैलेफिक प्लैनेट है, ऊपर से एक और मैलेफिक या एक उतने ही मैलेफिक वृश्चिक साइन में जाने से ये दिखा रहा है कि पिछले 2.5-3 वर्षों से क्या चैलेंजेस रहे। इसके अलावा हम लोगों ने जो दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो साइन है दूसरा वो है कैप्रिकॉर्न और शनि की दृष्टि कैप्रिकॉर्न पे भी पड़ रही है, मकर पे पिछले 3 वर्षों से। अब तो खैर राहु की भी इस पे पड़ने लगी, तो डबल असर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बृहस्पति की भी दृष्टि इसमें पड़ रही है पिछले 1 साल से और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे हट जाएगी अभी कुछ दिन बाद ही 12 सितंबर से। शनि की भी दृष्टि यहाँ कैप्रिकॉर्न से हट जाएगी क्योंकि सैटर्न भी 8 नंबर से 9 नंबर पे चला जाएगा। पर जो कैप्रिकॉर्न के लिए अगर हम जनरल देखें तो ये यही निकल के आ रहा है कि मकर में शनि अच्छे हैं वृश्चिक की अपेक्षा और धनु से भी अच्छा, क्योंकि वो शनि का खुद का घर है मकर या कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे सैटर्न एक अच्छे रिजल्ट लेके आता है और यहाँ पे देख भी रहा था तो पिछले 2.5-3 वर्षों में जो वृश्चिक के चैलेंजेस हैं उसके बावजूद एक दृष्टि पड़ रही थी, वो मकर साइन पे चल रहा था और वो पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ से आने की उम्मीद थी। और वो ये इस प्रकार रहे कि मकर में शनि अच्छे हैं पर शनि अभी भी शनि है, शनि तो शनि है और जो उसका काम है ऑब्स्ट्रक्शन, डिले और बाधाएं पहुंचाना वो तो पहुंचाते ही रहेंगे। पर इसके बावजूद अगर हम देखें कि वो क्या अच्छा हो सकता है, सफलता मिलती है केवल लंबी प्रक्रिया और काफ़ी देर बाद आती है सफलता। वो आप नेशनल लेवल पे देख लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए या पर्सनल लेवल पे देख लीजिए कि जो 2.5-3 वर्षों से जो सक्सेस की तलाश व्यक्तियों को रही वो मिलने के चांसेस हैं और वो काफ़ी हद तक तब मिलेगी जब शनि आज के 2.5-3 वर्षों बाद 2020 में मकर में आ जाएंगे और वो वहीं पे गोचर उनका रहेगा अगले 2.5 वर्ष उसके, यानी आने वाले 5 वर्षों पर। जो पिछले 2.5 वर्षों से शनि की दृष्टि मकर पे पड़ रही थी वो यही दिखा रहा था कि सफलता मिलती है पर काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद। इसके बावजूद हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्ति इसके प्रभाव में एक सफलतापूर्वक पूरा किए गई परियोजनाओं का रिकॉर्ड बनाने का इरादा रखता है। सरकार और नीति में रुचि आती है, आमतौर पर उम्मीद से प्रेरित है। तो यहाँ पर एबिलिटी आ जाती है लोगों में और वो इस प्रकार की एबिलिटी रहती है कि बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बनाया जा सकता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स का 1 बाय 1 आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें
तो सरकार की नीति में भी रुचि आती है व्यक्ति को, और आमतौर पर उम्मीद से प्रेरित रहता है कि समस्याओं का अगर प्रबंधन नहीं हो सकता है तो मतलब अगर समस्याओं का कानून परिवर्तन से हल नहीं किया जा सकता तो कम से कम कुशल प्रबंधन या मैनेजमेंट से समस्याओं को प्रबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे व्यक्ति ने सोचा कि अगर कोई चीज़ के लिए कानून नहीं है पर उसके बावजूद प्रॉपर मैनेजमेंट से उस चीज़ को बिल्कुल उस प्रकार जैसे कि कानून है उस हिसाब से उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखें तो पोशाक और व्यवहार में पारंपरिक फैशन ही रहता है, और इसके अलावा इस लक्ष्य को वो जो उससे कहा जाता है उसके द्वारा प्राप्त करता है कम से कम संघर्ष और अधिक से अधिक प्रोटोकॉल के साथ भौतिक रूप से आरामदायक वातावरण। तो कम से कम संघर्ष, जैसे कि वृश्चिक में काफ़ी स्ट्रगल है पर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न यानी मकर में काफ़ी कम संघर्ष हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक प्रकार से एक चीज़ ये भी प्लस पॉइंट है कि कई नियम बन जाते हैं जिसे प्रोटोकॉल रूल्स बोलते हैं, और रूल्स जब रहते हैं तो अपने आप में स्ट्रगल्स और रूल ब्रेकिंग कम हो जाती है और कम स्ट्रगल्स रहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा गेन जिस चीज़ का निकल के आ रहा है उसको हम कह सकते हैं कि भौतिक रूप से आरामदायक वातावरण बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है मकर में जो शनि का रिजल्ट होता है। व्यक्ति से जो कहा जाता है वो उसी हिसाब से जो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या जो बेसिक टीचिंग है उसी हिसाब से वो आगे बढ़ना शुरू करता है। इसके बाद जब हम लोगों ने मकर में शनि का पॉजिटिव देख लिया और वृश्चिक में जो नेगेटिव रिजल्ट थे वो भी देख लिया, अब हम लोग देखते हैं कि राहु का क्या इफेक्ट रहेगा जो कि साइन है कैप्रिकॉर्न पे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मकर में जो राहु का असर है वो इस प्रकार रहेगा कि एकांत से तो प्रेम करता है पर विद्वान, चतुराई और कूटनीति के लिए झुकाव भी होता है यहाँ पर। और राहु द्वारा स्वभाव उदासी से अधिक चिंतनशील है, यहाँ पे कोई उदासी नहीं पर एक प्रकार का चिंतन है। ये स्थिति सांसारिक स्थिति में स्थिरता ला सकती है लेकिन शायद ही कभी धन देता है। घर प्रॉपर्टीज के माध्यम से लाभ की संभावना है। मकर राशि में राहु मजबूत स्वास्थ्य और शारीरिक लचीलापन देता है। तो फिजिकली अच्छा है मकर में राहु का आना इन जनरल। उसके अलावा हम ये देखें तो वेल्थ के लिए, धन के लिए या मनी के लिए बहुत अच्छा नहीं, पर हाँ ये है कि प्रॉपर्टी के माध्यम से गेन्स किए जा सकते हैं जो राहु का मकर में जो एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा तो मकर में तो शनि का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, और मकर का भी चल रहा है, और यही हमारा इस वीडियो में है डबल ट्रांजिट के बारे में। तो ये ओवरऑल मकर साइन के लिए तो अच्छे रिजल्ट हैं, पर जो वृश्चिक वाले चैलेंजेस हैं वो हमको वॉच आउट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग अपने पर मून साइन के बारे में हम देखेंगे कि क्या इन जनरल इफेक्ट होगा हर मून साइन पर इस डबल ट्रांजिट का, जो कि काफ़ी कम समय के लिए है, पर क्योंकि ये ट्रांजिट आने वाले अगले 1.5 वर्षों तक शनि और राहु की डबल ट्रांजिट नहीं रहेगी, क्योंकि वो कर्क में चला जाएगा राहु और शनि धनु में चला जाएगा, तो दोनों मिलके किसी पर्टिकुलर साइन पर फोकस नहीं कर रहे होते। तो इस वक्त जो डबल ट्रांजिट है वो आपके 8th हाउस और 10th हाउस में है। 8th हाउस सडन गेन्स के लिए अच्छा है और 10th हाउस कैरियर के लिए अच्छा है, पर 8वां नंबर आप समझ सकते हैं कि सडन गेन्स तो हो सकते हैं, पर उसके बावजूद जो वृश्चिक के चैलेंजेस हैं उनको भी गौर करने की ज़रूरत है। तो अब हम एक एक मून साइन पर चलेंगे और अपना इफेक्ट देंगे कि अपना रिजल्ट देंगे कि क्या इफेक्ट होगा हर पर्टिकुलर मून साइन पर उसमें हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जहाँ पे सैटर्न धीरे और रूल बना के चलने का सिस्टम है, वहीं राहु सडन अप्स एंड डाउन देता है। तो इसी का मिला जुला असर हर राशि पे खास तौर से उनके किस हाउस में ये हो रहा है ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मेष राशि। तो मेष राशि में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेष राशि में ये जो ट्रांजिट हो रही है वो 8वें घर में हो रही है। तो यहाँ पे हम कुंडली में भी देख सकते हैं कि 8th हाउस मेष वालों के लिए ये ट्रांजिट हो रही है खास तौर से।
1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये 8th हाउस और दूसरा 10th हाउस। 8th और 10th हाउस में ट्रांजिट हो रही है मकर वालों, मेष वालों के लिए। तो मेष वालों के लिए यहाँ पर यही है कि पति या पत्नी के परिवार और संपत्ति के संबंध में अनियमित व्यवस्था की ओर रुख हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या इसमें इश्यूज हो सकते हैं। जो प्रॉपर्टी स्पाउस की है या जो उनमें जो अनियमित आ सकते हैं, जो एक सिस्टम चल रहा था उसमें चेंजेस आ सकते हैं। उसके अलावा 10th हाउस में है तो यहाँ पे कार्यकारी कर्तव्यों के संबंध में अनियमित व्यवस्था की ओर, यानी कि जो ऑफिशियल वर्क है या जो करियर से रिलेटेड है, 10th हाउस में राहु सैटर्न का डबल इफेक्ट, मैलेफिक इफेक्ट पड़ रहा है। तो उससे ये है कि कैरियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें जो अनियमितताएँ आने के चांसेस हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट साइन पर चलते हैं और नेक्स्ट साइन हमारा जो है वो आता है जो है वो वृषभ। वृषभ के ये 7वें घर में हो रही है और इसके अलावा 9वें घर में हो रही है। 7th घर में यह है कि गठबंधन बनाने से लाभ प्राप्त हुआ है और हो सकता है, यानी पार्टनरशिप से। इसके अलावा 9th है हाउस में है तो दर्शन, सिद्धांत और उच्च विचारों की समझ के मामलों में के नियमों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी हायर इंटेलेक्ट, हायर नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, खासतौर से वृषभ वालों के लिए, क्योंकि उनके 9th हाउस हायर नॉलेज का होता है और 7th हाउस ये है कि पार्टनरशिप से गेन्स होते यहाँ पर दिख रहे हैं, खास तौर से वृषभ राशि वाले। नेक्स्ट हमारा है वो है मिथुन साइन। तो मिथुन साइन में हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिट हो रही है वो एक प्रकार से मिथुन वालों के 6th हाउस में हो रही है और 8th हाउस में हो रही है। 6th हाउस की ट्रांजिट अच्छी है तो ये एक अप्रत्याशित तरीके से मिश्रित प्रणालियों का इस्तेमाल करने के लिए सफल होने और विरोधी संतुलन बनाए रखता है। और 8वें घर में हो रही है तो ये पति या पत्नी के परिवार और संपत्ति के संबंध में अनियमित व्यवस्था की ओर रुख कर रहा है। तो यहाँ पर जो 1st हाउस की ट्रांजिट है मिथुन वालों के लिए तो वो तो यही दिखा, जो 6th हाउस की है तो वो ये है कि एनिमीज और कंपटीशन और जो हेल्थ इश्यूज हैं 6th हाउस के रिलेटेड, तो वहाँ पे 6th हाउस पे इफेक्ट हो रहा है राहु और शनि का, तो यहाँ पे एक बैलेंस बना रहेगा और प्रॉब्लम्स नहीं आने की। और वहीं जो 8th हाउस में हो रही तो वो स्पाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, संपत्ति या परिवार की। नेक्स्ट हम लोग जिस साइन पे चलेंगे वो हमारा आ रहा है जो साइन है वो सिंह आ रहा है। सिंह वालों के हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिट हो रही है वो उनके 5th हाउस में हो रही, कर्क आ रहा है, कर्क के 5th हाउस में हो रही है और 7th हाउस में हो रही है। तो ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया कि 6th हाउस 5th हाउस में हो रही है कर्क के और 7th हाउस में। तो 5th हाउस में है कि आधुनिकता के लिए सुव्यवस्थित प्रतिरोध और राहु के भावुक अवसरवादी जोखिम की ओर बढ़ने की इच्छा। तो यहाँ पे 5th हाउस का मतलब होता है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं 5th हाउस डेवलपमेंट का है, जैसे 9th हाउस आधुनिकता के लिए भी है। और यहाँ पे सैटर्न का जो इफेक्ट है वो एक प्रकार से रेजिस्टेंस या प्रतिरोध ला रहा है। उसके अलावा राहु का जो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर वो हम देख सकते हैं कि राहु का यहाँ पे इफेक्ट अच्छा हो रहा है और राहु के इफेक्ट से वो ये दिखा रहा है कि कर्क वालों को अवसरवादी जोखिम की ओर बढ़ने की इच्छा, तो एक प्रकार से रिस्क लेने की एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर आते हुए दिख रही है कर्क वालों के लिए। और 5th यहाँ पे सैटर्न उनके पिछले 2.5 वर्षों से 3 वर्षों से है, तो उनको एक रूटीन मिला पर एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा क्वेरल्स रिलेटेड भी इफेक्ट रहता है 5th सैटर्न का। अब यहाँ पर राहु का भी जो इफेक्ट पड़ने लगा है तो उससे यही है कि जो एक प्रकार से जो वो रिस्क लेने से डर रहे थे तो अब वो एक रिस्क लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और उसमें उनको कामयाबी मिलती दिख सकती है। वो डिपेंड करता है उनका राहु कितना मजबूत कुंडली में बैठा हुआ है या शनि कितना उनके लिए फेवरेबल है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो साइन आता है सिंह। सिंह वालों के हम ये देख सकते हैं जो ट्रांजिट हो रही है वो 4th हाउस में हो रही है और 6th हाउस में हो रही है। 4th हाउस ट्रांजिट है यही मातृभूमि, आवास,
आश्रय, स्कूल, स्कूली शिक्षा, पुलिस, देशभक्ति, संरक्षण और वाहनों के मामलों में मिश्रित सिस्टम की तैनाती। तो यहाँ पर कई सारे मिश्रित सिस्टम हो सकते हैं इन केसेस में, क्योंकि फोर्थ हाउस इन चीज़ों से रिप्रेजेंट होता है। और इसके अलावा फोर्थ हाउस ट्रांजिट जो होती है वो ये दिखाती है कि यहाँ पर शनि और राहु का डबल इफेक्ट जो है वो यहाँ पे मिक्स्ड सिस्टम्स का इफेक्ट दे रहा है। इसके अलावा सिंह वालों के 6th हाउस में हो रही है, तो वो एक अप्रत्याशित तरीके से मिश्रित प्रणालियों का इस्तेमाल करने के लिए सफल होने और विरोधी संतुलन बनाए। तो एक प्रकार से फोर्थ और जो 6th ट्रांजिट है सिंह वालों के लिए वो अच्छी है। और फोर्थ हाउस में डोमेस्टिक लेवल पे मिक्स्ड रिजल्ट वो देख सकते हैं। और 6th हाउस में जो उनको अच्छा है हेल्थ और एनिमीज के मामले में एक बैलेंस जो उनको चाहिए वो मिलता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट मून साइन जो हमारा आ रहा है वो कन्या आ रहा है, और कन्या के ये 3rd हाउस में हो रही है। 3rd हाउस जो होता है वो एक प्रकार से अच्छा रहती है 3rd हाउस में ट्रांजिट, और 5th हाउस में हो रही है। तो 3rd हाउस में यही है कि बैठकों, परियोजनाओं, भाई बहन और यात्रा कार्यक्रम और सूचना के संगठन, एक आकर्षक कार्यपालिका के साथ मिलजुल कर व्यावसायिक प्रबंध की ओर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति आ रही है। मिलजुल कर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे सैटर्न मासेस का है वहीं पे राहु एक प्रकार से जो रिजल्ट रहता है राहु का वो डिफरेंट कल्चर्स, तो यहाँ पे लोगों के साथ और कई प्रकार के लोगों के साथ मिलकर एक प्रकार से यहाँ पर प्रोग्रेस दिख रही है, जो कि कन्या वालों के लिए 3rd हाउस में हो रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे उनके 5th हाउस में भी हो रही है। तो 5th हाउस का यहाँ पे मतलब है कि 5th हाउस यानी वही आधुनिकता के लिए एक प्रकार का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, और राहु के जोखिम उठाने की ओर बढ़ने की इच्छा। तो यहाँ पे 5th हाउस और में जहाँ पे सैटर्न जो रिस्ट्रिक्शन दिए हुए था उसमें वो एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि राहु का भी वहाँ पे असर रह रहा है। नेक्स्ट साइन जो हमारा आता है वो आता है तुला। तो तुला के हम देख सकते हैं कि ये 2nd हाउस में हो रही है, और उनके ये हो रही है 4th हाउस में। 2nd हाउस का मतलब है कि भौतिक वस्तुओं का संग्रह हो सकता है, बैंकिंग संग्रह हो सकता है, भाषा या वैकल्पिक इतिहास जैसे क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त भाषा के साथ सीमावर्ती भाषा और रोमांचकारी राहु ज्ञान के आधार पर रुझान। तो यहाँ पर राहु से रिलेटेड जो गेन्स होते हैं या नॉलेज है उसकी तरफ रुझान बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनके ट्रांजिट हो रही है वो 2nd हाउस में हो रही है, और 2nd हाउस एक प्रकार से कलेक्शंस का होता है, और भौतिक कलेक्शन राहु द्वारा ही डिनोट होता है, तो ये अच्छी है। और इसके अलावा हम लोग देखें तो इनके अंदर जो ट्रांजिट हो रही है वो 4th हाउस में हो रहा है। तो वो यही है कि जो मिश्रित सिस्टम की तैनाती हो रही है, और ख़ासतौर से आवास और जो मातृभूमि या स्कूली शिक्षा आदि के मामले में। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट में एक बार चेक कर सकते हैं कि तुला वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रही है वो 2nd में हो रही है और 4th हाउस में हो रही है। नेक्स्ट हम लोग जिस साइन पर चल रहे हैं वो वृश्चिक आ रहा है, और वृश्चिक में हम देख सकते हैं कि ये जो डबल ट्रांजिट हो रही है वो उनके 1st हाउस में हो रही है, और इसके अलावा उनके जो दूसरा हाउस आ रहा है वो 12th हाउस आ रहा है। तो वृश्चिक के लिए सामाजिक पहचान के संबंध में अनियमित व्यवस्थाएं, और 3rd हाउस में भी जो हो रही है तो वो बैठक और परियोजनाओं के मामलों के लिए अच्छा है, और मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति है। और पर सामाजिक पहचान के संबंध में अनियमित व्यवस्थाएं, क्योंकि वृश्चिक के 1st हाउस में हो रही है, तो यहाँ पे सामाजिक पहचान जो सैटर्न स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे राहु का भी इफेक्ट पड़ने लगा है, तो वो एक प्रकार से डबल हो गया है। तो वहाँ पे मिश्रित सिस्टम यानी मिक्स्ड रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट साइन हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो धनु आता है। धनु में हम देख सकते हैं कि ये उनके 12th हाउस में हो रहा है,
तो 12th हाउस यानी दूर भूमि यानी विदेश के लिए उत्तेजना के लिए जुनून के प्रदर्शन के साथ असाधारण साहसिक कार्य के लिए एक मौका है। और द्वितीय भाव में हो रहा भौतिक वस्तुओं का संग्रह और बैंकिंग आदि के लिए अच्छा है। और सीमावर्ती भाषण और रोमांचकारी राहु ज्ञान के आधार पर रुझान बढ़ेगा। तो ये तो रहा धनु वालों के लिए। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मकर। मकर की ये 11वें हाउस में हो रही है और फर्स्ट हाउस में हो रही है। 11th है तो बाजार के मुनाफे के लिए जुनून के प्रदर्शन की यहाँ पे मकर राशि वालों द्वारा हो सकता है रुझान। उसके अलावा फर्स्ट हाउस में तो सामाजिक पहचान के संबंध में अनियमित व्यवस्थाएं। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने वृश्चिक में देखा था वैसे ही मकर के भी फर्स्ट हाउस में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये कुंभ राशि में हो रही है। तो कुंभ वालों के लिए 12th हाउस हो रहा है और 10th हाउस। 12th हाउस यानी बाहर जाने के लिए एक प्रकार का जुनून और रिस्क लेना। 10th हाउस में हो रही है तो वो एक जुनून जो है वो कार्य पोस्ट पोजीशन पाने के लिए एक जुनून हो सकता है। ये तो रहा कुंभ वालों। लास्ट है मीन यानी पेशी जिनके 9th हाउस में हो रही है और 11th। तो 9th हाउस में मतलब यही है कि उनके लिए दर्शन और हायर नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है। और 11th में यानी बाजार के मुनाफे के लिए एक प्रकार का जुनून उनके अंदर आ सकता है। तो ये तो हम लोगों ने सैटर्न और राहु की डबल ट्रांजिट के बारे में कवर किया। ये बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि काफ़ी समय से वृश्चिक पर जो पूरा असर हो रहा था वो सैटर्न का हो रहा था, पर अब यहाँ पे राहु का भी असर रहेगा और वो 18 अगस्त से 25 अक्टूबर यानी तकरीबन 2 महीने 10 दिन तक रहेगा असर। तो वो इसी आज जो डेट हो गई वो 3 अगस्त हो ही गई है, तो यही 10-12 दिन बाद से और ये इफेक्ट अभी से भी मिलने शुरू हो गए होंगे क्योंकि राहु और शनि या बृहस्पति ये 1 से 2 महीने पहले से रिजल्ट देना शुरू कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग हर राशि के लिए राहु केतु ट्रांजिट के लिए अपलोड करने जा रहे हैं और उसके अलावा अभी जो बृहस्पति की जो राशि परिवर्तन होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग तुरंत इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हम लोग आगे बहुत और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आएँ। और इसके अलावा आप अगर अपना बर्थ चार्ट मेरे द्वारा कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो आप जाहिर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फीवर, पेपैल, बैंक डिटेल, UPI जो भी माध्यम आपको सूट करे और एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट आंसर्स पा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड टाइम। थैंक्स।